रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ध्यान से सुनो वापस, हम बात कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम जायांग बोलते हैं। उस जायांग के अंदर जायांग किससे मिलकर बना हुआ होता है? सिंगल यूनिट ऑफ जायांग कॉल्ड स्त्री केसर। एक स्त्री केसर में आपको 3 भाग देखने को मिलते हैं, वतिकाग्र, वृत्तिका और अंडाशय। इस अंडाशय में आपका बीजांड होता है। तो हम बात कर रहे हैं अंडाशय के अंदर बीजांड की। बीजांड को ही हमने गुरु बीजाणु धानी बोला है। बीजांड को जब हम देखते हैं तो हमने बाहर की तरफ क्या संरचना देखी? सबसे पहले अपरा देखा। अपरा क्या कर रहा है? अंडाशय और बीजांड को आपस में जोड़ रहा है। फिर हमने देखा बीजांड व्रंत। ये बीजांड व्रंत क्या कर रहा है? इस अंडाशय और अपरा को आपस में, सॉरी, बीजांड और अपरा को आपस में जोड़ रहा है। फिर हमने देखा हाइलम। हाइलम क्या कर रहा है? बीजांड और बीजांड व्रंत को आपस में जोड़ रहा है। वहीं इसके बाहर की तरफ बाह्य अध्यावरण और अंदर की तरफ अंत्य अध्यावरण मिलता है, जो उसकी सुरक्षा प्रदान करता है। वही वह स्थान जहां पर अध्यावरण नहीं होता है उसे अपन बीजांड द्वार बोलते हैं। बीच में बीजांड काय की कोशिकाएं होती है, भ्रूण कोश होता है और भ्रूण कोश के विपरीत वाला सिरा निभाग कहलाता है। भ्रूण कोश 7 कोशिकीय 8 केंद्र की संरचना होती है। फिर हमने बात करी कि इस बीजांड गाय की कोशिकाओं से भ्रूण कोश का निर्माण कैसे होगा, गुरु बीजाणु कैसे बनेगा। तो यहाँ पर अपरिपक्व बीजांड के अंदर जो बीजांड गाय की कोशिकाएं हैं, इनमें से जो बीजांड द्वार की तरफ की बीजांड गाय की कोशिका है वो आकार में बड़ी हो जाती, विभेदित हो जाती है, उसे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बोलते हैं। इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर, इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अब अर्धसूत्री विभाजन होगा। 4 गुरु बीजाणु बनेंगे, जिसमें से बीजांड द्वार की तरफ के 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाएंगे, सिर्फ 1 गुरु बीजाणु बचेगा। और ये 1 गुरु बीजाणु आगे जाकर क्या करेगा? सबसे पहले फर्स्ट मुक्त केंद्र की विभाजन, सेकंड मुक्त केंद्र की विभाजन और थर्ड मुक्त केंद्र की विभाजन, जिसके फलस्वरूप 8 केंद्र की संरचना बनाएगा। फिर इसमें ध्रुवीकरण होगा, 3 केंद्रक ऊपर, 3 केंद्रक नीचे, बीच में 2 केंद्रक। फिर कोशिका द्रव्य विभाजन होगा और फिर भ्रूण कोश का निर्माण होगा। भ्रूण कोश कैसी है? 7 कोशिकीय 8 केंद्र की संरचना होती है आपकी। तो देखो, गुरु बीजाणु जनन। तो यहाँ पर देखो, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में से गुरु बीजाणु बनने के प्रक्रम को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। बीजांड में एक अकेले गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बीजांड के बीजांडी द्वारी क्षेत्र में विलग्न रहता है। मतलब अगर हमने परागकण बनाए थे तो वहां पर बहुत सारी वहां पर बहुत सारी लघु बीजाणु मात्र कोशिका ली थी, परंतु यहाँ पर आपने कितनी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका ली है? यहाँ पर 1 ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। अगर हम बात करें किसकी? लघु बीजाणु धानी की, तो वहां पर बहुत सारी लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी, परंतु गुरु बीजाणु धानी में 1 ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है। यह एक बड़ी कोशिका है जिसमें जीव द्रव्य संघन समाई सुस्पष्ट केंद्रक होता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है, जिसके फलस्वरूप 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। अधिकांश से पुष्पीय पादपों में 4 गुरु बीजाणु में से 1 ही कार्यशील होता है, बाकी सब नष्ट हो जाते हैं। केवल कार्यशील गुरु बीजाणु ही भ्रूण कोश का निर्माण करता है। एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश बनने की विधि को एकल बीजाणु कहते हैं। बीजांड गाय की कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की बीजांड काय की कोशिका से गुरु बीजाणु मात्र कोशिका और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की क्रियाशील गुरु बीजाणु है मादा युग्मकोद्भिद की प्लॉइडी लेवल 2n होता है। फिर अब अपन बात करते हैं भ्रूण कोश की संरचना बनाई है। यही आपका भ्रूण कोश है, स्त्री युग्मकोद्भिद या फिर मादा युग्मकोद्भिद। जैसे पराग कण को अपन ने नर युग्मकोद्भिद बोला था, जैसे पराग कण को अपन ने नर युग्मकोद्भिद बोला था, उसके अंदर पराग कण था, वैसे ही ये आपका मादा युग्मकोद्भिद है। मतलब इसके अंदर मादा युग्मक है, इसके अंदर मादा युग्मक है, अंड कोशिका है। याद रखना, मादा युग्मकोद्भिद या फिर भ्रूण कोश, यह कैसी संरचना है? 7 कोशिकीय 8 केंद्र की संरचना होती है। मादा युग्मकोद्भिद कैसी है? 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। इसमें 3 ऊपर की तरफ प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है ना, और नीचे की तरफ अंड समुच्चय होता है। अंड समुच्चय में 2 सहायक कोशिकाएं होती है, साइड वाली, बीच वाली अंड कोशिका होती है, और इस सहायक कोशिका में तंतु रूप समुच्चय होता है। तंतु रूपी
समुच्चय होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, जो हेल्प करता है। वहीं ये ध्रुवीय कोशिका है, यहाँ पर गिन लो कोशिका की संख्या, 1 2 3 4 5 6 और ये बड़ी कोशिका 7। केंद्रक गिनने चलते हैं अब, है ना, केंद्रक गिनने चलते हैं। तो केंद्रक देखो कैसे हैं आपके, 1 केंद्रक, 2 केंद्रक, 3 केंद्रक, 4 केंद्रक, 5 6 7 8। तो ये आपका भ्रूणकोश 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय संरचना है। थ्योरी पे आ जाओ। कहाँ गई इसकी थ्योरी? क्रियाशील गुरु बीजाणु में केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 केंद्रकीय और फिर विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं, 2 केंद्रकीय भ्रूणकोश की रचना होती है। अब 2 अन्य क्रमिक सबसूत्री केंद्रकीय विभाजन के फलस्वरूप 4 केंद्रकीय तत्पश्चात 8 केंद्रकीय भ्रूणकोश की रचना होती है। ये सूत्री विभाजन अर्थों में मुक्त केंद्रकीय है, जो केंद्रकीय विभाजन के तुरंत बाद कोशिका भित्ति की रचना नहीं होती है। यहाँ पर पहले केंद्रक विभाजन हो रहा है। जनरली हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि एक कोशिका में 2 केंद्रक बन गए, अब ये 2 में डिवाइड हो जाएगी। बट यहाँ पर सिर्फ क्या हुआ, पहले एक कोशिका थी, इसमें 1 केंद्रक था, फिर 2 केंद्रक हो गए, फिर उसमें 4 केंद्रक हो गए। तो पहले सारा केंद्रक विभाजन हुआ है, फिर कोशिका द्रव्य विभाजन हुआ है। पहले केंद्रक विभाजन हुआ है, फिर कोशिका द्रव्य विभाजन हुआ है। तो ये सूत्री विभाजन के सही अर्थों में मुक्त केंद्रकीय, जो कि केंद्रकीय विभाजन के तुरंत बाद कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता है। 8 न्यूक्लिएटेड चरण के पश्चात कोशिका भित्ति की नींव पड़ती है। पहले 8 केंद्रक बनते हैं। सबसे पहले फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, सेकंड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन और थर्ड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद में देखो, फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से 2 केंद्रक, सेकंड से 4 और थर्ड से 8 केंद्रक बन गए। और फिर क्या होता है, कोशिका भित्ति की नींव पड़ती है और मादा युग्मकोद्भिद का संगठन होता है। भ्रूण कोश के भीतर की तरफ 8 से 6 न्यूक्लियाई भित्ति कोशिका से घिरी होती है और वहां पर कोशिकाओं में संयोजित होती है। शेष बचे 2 न्यूक्लियाई विपरीत ध्रुवीय न्यूक्लियाई कहलाते हैं, जो अंड उपकरण के नीचे बड़े ही केंद्रकीय कोशिका में स्थित होते हैं। सबसे पहले देखो, सब कुछ सारा प्रोसेस समझा रही हूँ। सबसे पहले ये बीजांड का है, ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, जिसमें से एक कोशिका ने वृद्धि करके गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनाई। इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ और 4 गुरु बीजाणु बने। इसमें से 3 नष्ट हो गए, फिर एक में मुक्त केंद्रकीय विभाजन के फलस्वरूप 2 केंद्रक, 4 केंद्रक और 6 केंद्रक बने। फिर 7 केंद्रकीय 8 केंद्रक की संरचना बनी, जिसमें ऊपर की तरफ ये 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं, आगे 2 ये सहायक कोशिकाएं जिसमें ये तंतु रूप समुच्चय है और पीछे की तरफ ये अंड कोशिकाएं। ये दोनों आपस में मिलकर, सहायक कोशिका और अंड कोशिका आपस में मिलकर अंड समुच्चय बनाते हैं। वहीं ये आपका ध्रुवीय केंद्रक और केंद्रीय कोशिका कहाँ पर मिलती है? इस बीजांड में मिलती है, जहां पर ये अपरा, ये बीजांड व्रंत, ये हाइलम, ये आपका बाह्य अध्यावरण, ये अंत्य अध्यावरण, ये चलेजा, ये भ्रूण कोश और भ्रूण कोश की भी आपकी लेबलिंग करी हुई है। बताओ एग एपरेटस के रेस्पेक्ट में, अंड उपकरण एग एपरेटस, बीजांड द्वारीय सिरे पर 3 कोशिकाएं एक साथ समूहीकृत होकर अंड उपकरण का निर्माण करती है तथा अंड उपकरण के अंतर्गत 2 सहायक कोशिका प्लस 1 एग सेल होती है। एंड एग एपरेटस, बीजांड द्वारीय छोर जहां पर तंतु रूपी समुच्चय कहते हैं, एक विशेष प्रकार की सहायक कोशिका स्थूलन होने लगता है, जो सहायक कोशिका से पराग नली को दिशा निर्देश देता है। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जो हमारी सहायक कोशिका है, इस सहायक कोशिका में तंतु रूपी समुच्चय है। ये तंतु रूपी समुच्चय क्या कर रहे हैं? ये तंतु रूपी समुच्चय उसको पराग नली को आकर्षित करते हैं ताकि पराग नली यहाँ पर आए, है ना, रसायन का स्रवण करते हैं। और अभी मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कराऊंगी आपको। डल सेल 3 अन्य कोशिकाएं होती है जो निभागीय क्षेत्र में होती है, जिसे अपन एंटीपोडल
सेल कहते हैं। फिर बात करते हैं पोलर न्यूक्लियाई, वृहद केंद्रकीय कोशिका, बीच में जो बड़ी कोशिका होती है, जैसे पहले बताया गया है कि वहां पर 2 ध्रुवीय न्यूक्लियाई आते हैं। इस प्रकार एक प्रारूपी आवर्त बुर्जी के भ्रूणपोष में परिपक्व होने पर 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय संरचना हमको देखने को मिलती है। अब अपन क्या कर रहे हैं, एम्स में आंसर